तो चलिए आज राजस्थान के सामाजिक ताने बाने की एक एक बहुत ही दिलचस्प पड़ताल करते हैं। हमारे पास 2011 की जनगणना से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कुछ सरकारी आंकड़े हैं, कुछ नोट्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बने हैं। हम्म। और इन सब का मिशन सिर्फ आंकड़े बताना नहीं है, बल्कि आंकड़ों के जरिए राजस्थान की कहानी को समझना है। मुझे तो इन नंबर्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक ही वक्त में दो अलग-अलग राजस्थान की कहानी सुना रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये एक दशक पहले के राजस्थान का एक स्नैपशॉट है जो हमें आज भी बहुत कुछ बताता है। हाँ, ये आंकड़े असल में उन सामाजिक और आर्थिक दरारों को दिखाते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन यूं कहिए कि शुष्क लगने वाले आंकड़ों के पीछे छिपी असली कहानी को बाहर लाया जाए। तो चलिए सबसे बड़े आंकड़े से शुरू करते हैं, जो इस पूरी कहानी का कैनवस तैयार करता है। राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 में ये 6 करोड़ 85 लाख से ज्यादा थी। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे पहले खटकी, वो है गांव और शहर का बंटवारा। लगभग 75% आबादी, मतलब 5 करोड़ 15 लाख लोग गांव में, हाँ। और सिर्फ 25% शहरों में। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और यही गांव और शहर का बंटवारा ही तो राजस्थान की पूरी अर्थव्यवस्था और समाज की बुनियाद है। अच्छा। हाँ, 75-25 का ये अनुपात साफ दिखाता है कि 2011 में भी राज्य का आधार कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कितना ज्यादा निर्भर था। और जब हम जिलों के अंदर झांकते हैं तो ये कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। हाँ, और यहाँ तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ जयपुर जिला है, आबादी 66 लाख से ज्यादा, और दूसरी तरफ जैसलमेर, जहाँ सिर्फ 6,69,000 लोग। मतलब जयपुर की आबादी जैसलमेर से लगभग 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना? ये तो ऐसा है जैसे एक ही राज्य में दो अलग अलग देश बसते हों। ऐसा क्यों है? इसकी वजह ये है कि जयपुर सिर्फ राजधानी नहीं है, वो राज्य का आर्थिक और प्रशासनिक चुंबक है। और दिलचस्प बात यह है कि जयपुर की शहरी आबादी, जो कि 34.71 लाख है, और ग्रामीण आबादी 31.54 लाख, ये दोनों ही राज्यों में सबसे ज्यादा है। अच्छा। मतलब ये शहर और उसके आसपास के गांव दोनों ही लोगों को अपनी ओर खींच रहे थे। समझ गया। और इसके ठीक उलट कुछ जिले हैं जो अपना बिल्कुल अलग चरित्र दिखाते हैं। हाँ, जैसे आपने शायद देखा होगा डूंगरपुर। हाँ, डूंगरपुर, जहाँ की 93.6% आबादी आज भी गांव में रहती है। बिल्कुल। ये तो पूरी तरह से एक ग्रामीण जिला हुआ। और इसके ठीक उलट कोटा, जहाँ 60% से ज्यादा लोग शहरों में हैं। नगरी, बिल्कुल। ये आंकड़े वाकई जिलों की पहचान बताते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई कि लोग कहाँ रहते हैं, पर सवाल ये भी है कि आबादी बढ़ कहाँ रही थी। 2001 से 2011 के बीच राजस्थान की जनसंख्या 21.3% की दर से बढ़ी, जो कि देश के औसत 17.7% से काफी ज्यादा थी। रफ्तार तेज थी। और उसमें भी एक बहुत साफ पैटर्न था। शहरी जनसंख्या में जो वृद्धि दर थी वो थी 29%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या में ये सिर्फ 19% थी। ओहो। ये शहरीकरण की ओर एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है। मतलब साफ है कि अवसर और बेहतर जीवन की तलाश में लोग गांव से शहरों की ओर जा रहे थे। एक मिनट, लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। बताइए। अगर शहरीकरण इतनी तेजी से हो रहा था तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि तो जयपुर या कोटा में होनी चाहिए थी। सही बात है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सबसे तेज रफ्तार तो बाड़मेर में थी, 32.3%, और जैसलमेर में 31.8%। ये तो रेगिस्तानी जिले हैं, वहां ऐसा क्या हो रहा था? ये एक शानदार सवाल है, और यहीं पर इन आंकड़ों के पीछे की असली आर्थिक कहानी छिपी है। अच्छा। देखिए, उन सालों में बाड़मेर और जैसलमेर का एक तरह से कायापलट हो रहा था। तेल और गैस की खोज, रिफाइनरी के प्रोजेक्ट्स, विंड एनर्जी के बड़े बड़े प्लांट्स, इन सब ने इन रेगिस्तानी जिलों को अवसरों का केंद्र बना दिया था, और इसी वजह से वहां बड़े पैमाने पर प्रवासियों का आना हुआ। समझ गया। और वही दूसरी तरफ गंगानगर, जो पहले से ही एक विकसित कृषि क्षेत्र है, वहां वृद्धि दर सिर्फ 10% थी। वो शायद अपनी संतृप्ति के बिंदु पर पहुंच चुका था। वाह! तो आबादी का बंटवारा और उसकी रफ्तार का सीधा असर इस बात पर पड़ता होगा कि लोग कितने पास पास रहते हैं। बिल्कुल। मतलब जनसंख्या घनत्व की कहानी तो और भी अलग होगी। हाँ, और ये घनत्व का फर्क सिर्फ जमीन और पानी की कहानी नहीं है, ये अवसरों के घनत्व की भी कहानी है। पूरे राजस्थान का औसत है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन जयपुर में 1 वर्ग किलोमीटर में 595 लोग रहते हैं, और जैसलमेर में सिर्फ 17। सिर्फ 17।
जहां लोग ज्यादा हैं वहां स्कूल, अस्पताल, बाजार, रोजगार सब कुछ ज्यादा है। तो ये घनत्व असल में विकास के केंद्रीकरण को दिखाता है। ठीक है, हमने जनसंख्या के आकार और घनत्व को समझ लिया। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, समाज के सबसे अहम संतुलन यानी स्त्री पुरुष के अनुपात पर। 2011 में राजस्थान का कुल लिंगानुपात 928 था, जो 2001 के 921 से थोड़ा सुधरा था। ये थोड़ी राहत की बात है। सुधार तो है हाँ, लेकिन हमें इसे राष्ट्रीय औसत के संदर्भ में भी देखना होगा। जो उस वक्त 940 था, तो हम अभी भी पीछे थे। और इसमें एक दिलचस्प बात और है। क्या? ग्रामीण लिंगानुपात जो 933 था, वो शहरी लिंगानुपात यानी 914 से बेहतर था। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद शहरों की भागदौड़ और दबाव में सामाजिक संतुलन गांवों के मुकाबले ज्यादा बिगड़ रहा था। मैं जिलों के आंकड़ों को देख रहा हूँ और यहाँ कुछ कमाल की बातें हैं। डूंगरपुर में लिंगानुपात 994 है, लगभग बराबरी का। हाँ बिल्कुल, लेकिन पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा तो 1003 है। मतलब 1000 पुरुषों पर 1003 महिलाएं। ये कैसे संभव है? हानि भी हो सकती है। ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि उस क्षेत्र से रोजगार के लिए पुरुषों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। अच्छा। हाँ, और पीछे महिलाएं, बच्चे और बूढ़े रह गए। तो ये आंकड़ा सामाजिक स्वास्थ्य का भी प्रतीक हो सकता है और आर्थिक मजबूरी का भी। सही है। और सिक्के का दूसरा पहलू तो बहुत ही अंधकारमय है। जैसे धौलपुर, जहां ये आंकड़ा सिर्फ 846 है। सिर्फ 846? ये तो 150 से ज्यादा का अंतर है। हाँ, एक बहुत बड़ी सामाजिक खाई। एक मिनट रुकिए, यहाँ एक आंकड़ा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कौन सा? जहाँ कुल लिंगानुपात थोड़ा सुधरा, वहीं 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात 21 पॉइंट गिर गया। 2001 में 909 था और 2011 में घटकर 888 रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि समाज में सुधार के बजाय हालात और खराब हो रहे थे? ये उन आंकड़ों में से है जो सबसे ज्यादा चिंता पैदा करते हैं। 21 अंकों की ये गिरावट एक बहुत गंभीर सामाजिक संकट की ओर इशारा करती है। इसका सीधा मतलब है कि जन्म के समय लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में और तेजी से कम हो रही थी, जो लिंग चयन जैसी सामाजिक कुरीतियों के फैलाव को दिखाता है। और शायद ये समस्या पढ़े लिखे जिलों में ज्यादा होगी। बिल्कुल। झुंझुनू में ये आंकड़ा गिरकर 837 और सीकर में 848 पर आ गया। ये तथाकथित विकसित जिले हैं। ये सुनना बहुत भारी लगता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन बेटियों की कहानी है जो कभी पैदा ही नहीं हो सकी। बिल्कुल। और इसके विपरीत बांसवाड़ा, जहां 934 है, और प्रतापगढ़ में 933। आदिवासी बहुल जिले। हाँ, इन आदिवासी बहुल जिलों में स्थिति काफी बेहतर थी। यह दिखाता है कि शायद इन समुदायों की सामाजिक संरचना और महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण ज्यादा संतुलित था। ये बिगड़ता हुआ बाल लिंगानुपात हमें सीधे अगले विषय पर ले आता है, शिक्षा। क्योंकि अक्सर यही कहा जाता है कि शिक्षा ही इन सामाजिक बुराइयों का एकमात्र हल है। तो देखते हैं कि 2011 में शिक्षा की क्या स्थिति थी। राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.1% थी। और यहाँ फिर से वही 2 राजस्थान वाली कहानी सामने आती है। मतलब इस बार पुरुषों और महिलाओं के बीच पुरुष साक्षरता थी 79.2%, हाँ, जबकि महिला साक्षरता सिर्फ 52.1%। 27% का अंतर। हाँ, लगभग 27% का एक बहुत बड़ा अंतर। आप सोचिए, ये एक पीढ़ी का फर्क है। ये ऐसा है जैसे आप एक पंख से हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। सामाजिक विकास में ये सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। और ये खाई जिलों के स्तर पर तो और भी गहरी हो जाती होगी। जाहिर है कोटा शिक्षा नगरी, हाँ, वो 76.6% के साथ सबसे आगे है। लेकिन सबसे नीचे कौन है? जालोर, सिर्फ 54.9% साक्षरता के साथ। अब इसी जालौर में महिला साक्षरता का आंकड़ा देखिए, जो इस असमानता की पूरी कहानी कहता है। कोटा में जहां महिला साक्षरता 65.9% है, जो कि काफी अच्छा है, वहीं जालौर में ये सिर्फ 38.5% है। 38.5%। इसका मतलब है कि 2011 में जालौर में 10 में से 6 से ज्यादा महिलाएं अपना नाम भी नहीं लिख सकती थीं। जब शिक्षा तक पहुंच में इतनी बड़ी असमानता हो, तो सामाजिक बदलाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है? एक और दिलचस्प बात मैं देख रहा हूँ। बताइए। पुरुष साक्षरता में झुंझुनू सबसे आगे है, 86.9%। लेकिन महिला साक्षरता में कोटा, हाँ, और गांव शहर का फर्क तो यहां भी है। ग्रामीण साक्षरता 61.4% और शहरी 79.7%। साफ है कि शिक्षा की बेहतर सुविधाएं और अवसर शहरों में ही केंद्रित थे।
बिल्कुल। जनगणना हमें समाज के कुछ और विशिष्ट वर्गों की भी जानकारी देती है जो बहुत जरूरी हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति की। हाँ, 2011 में राजस्थान की कुल आबादी का 17.8% अनुसूचित जाति यानी एससी और 13.5% अनुसूचित जनजाति यानी एसटी थी। तो इनकी आबादी कहाँ केंद्रित थी? मैं देख रहा हूँ कि एससी जनसंख्या संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जयपुर में थी। हाँ, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से गंगानगर 36.6% के साथ सबसे आगे था। सही। यानी वहाँ की 1/3 से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की थी। और एसटी जनसंख्या वो संख्या में उदयपुर में सबसे ज्यादा थी, लेकिन प्रतिशत के मामले में दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी बेल्ट यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा में 76.4% और डूंगरपुर में 70.8%। हाँ, इन जिलों की पहचान ही इनकी जनजातीय संस्कृति से है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन समुदायों का लिंगानुपात राज्य के औसत से बेहतर था। अच्छा। हाँ, एससी में 923 और एसटी में 948, ये दोनों ही राज्य के औसत 928 से बेहतर हैं, जो एक सकारात्मक सामाजिक संकेतक है। तो कुल मिलाकर 2011 की जनगणना की ये आंकड़े वाकई हमें एक ऐसे राजस्थान की तस्वीर दिखाते हैं जो एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ विकास और शहरीकरण की तेज रफ्तार है, तो दूसरी तरफ शहरी ग्रामीण, पुरुष महिला और क्षेत्रीय स्तर पर गहरी असमानता की खाइयां हैं। आपकी बात सही है, और मैं इसमें एक और परत जोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये आंकड़े सिर्फ समस्याएं नहीं बताते, बल्कि भविष्य की नीतियों के लिए एक रोड मैप भी तैयार करते हैं। चाहे वो महिला शिक्षा में 27% का बड़ा अंतर हो या 0-6 आयु वर्ग में 21 अंकों का गिरता हुआ बाल लिंगानुपात। हाँ, ये चुनौतियां इन नंबरों में साफ दिखाई देती हैं। ये सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि नीति निर्माताओं के लिए एक्शन पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। और इन आंकड़ों के आधार पर यह सोचना लाजमी है कि तब से लेकर अब तक क्या बदला होगा। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। 2011 के बाद एक दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। तब से अब तक स्मार्टफोन, इंटरनेट, सरकारी योजनाएं, सामाजिक जागरूकता, सब में जबरदस्त बदलाव आया है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आज जनगणना हो तो क्या जालौर और कोटा के बीच महिला साक्षरता का फर्क कुछ कम हुआ होगा? क्या झुंझुनू और सीकर में बाल लिंगानुपात सुधरा होगा? या फिर बाड़मेर और जैसलमेर जैसे तेजी से बढ़ते जिलों ने विकास का कोई नया मॉडल पेश किया हो जो ज्यादा समावेशी हो? सही बात है। ये आंकड़े एक कहानी कहते हैं, लेकिन असल कहानी तो इनके बाद शुरू होती है, जो शायद हमें अगली जनगणना में पता चलेगी।